नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं। इस साहित्य के सिलसिले में हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य में गद्य विधाओं की। देखिए, हमने गद्य विधाओं को देखा, पढ़ा, जाना। हमने कई गद्य विधाओं पे बात की, जिसमें से जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र और जो कहानी, नाटक, ये सभी जो गद्य विधाएं हैं, जो हिंदी साहित्य में टोटल 14 प्रकार की गद्य विधाएं हैं। और इन्हीं गद्य विधाओं पे अभी हमारी बातचीत का जो कारवां है, जो सिलसिला है, चल रहा है। तो देखिए, आज जिस हम गद्य विधा पे बात करने वाले हैं वह है जीवनी गद्य विधा। देखिए, जीवनी गद्य विधा, जीवनी जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, जीवनी क्या होती है? किसी की बायोग्राफी। इंग्लिश में जो जीवनी के लिए वर्ड यूज किया जाता है वह है बायोग्राफी। एक होता है ऑटोबायोग्राफी, वो होता है जब कोई व्यक्ति खुद की जीवनी लिखता है या खुद के बारे में लिखता है, उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आत्मकथा। तो हमें बात करनी है जीवनी विधा की, और हम देखेंगे कि जीवनी विधा का जो आरंभ है वह कैसे हुआ, और हिंदी साहित्य में ये एक गद्य के विधा के रूप में कैसे विकसित हुआ, और इनमें किन लेखकों ने, रचनाकारों ने सहयोग किया, जिससे जीवनी विधा जो है आज के संदर्भ में अगर देखें तो जीवनी विधा बहुत ही ज्यादा विकसित हो चुकी है। तो देखिए, जीवनी विधा हिंदी गद्य की विधाओं में जीवनी का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृतांत को जीवनी कहते हैं। देखिए, जीवनी उन्हीं व्यक्तियों के बारे में लिखा जाता है जो विशेष व्यक्ति हो, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, जिनको समाज में लोग जानते हो, जो मतलब किसी महत्वपूर्ण या मतलब विशेष व्यक्तियों के ऊपर ही जीवनी लिखी जाती है। अगर आपकी या हमारी जीवनी लिख दी जाएगी तो लोगों को हमारे बारे में थोड़ी पता है, दूसरा कोई हमारी जीवनी लिखेगा और जो पढ़ने वाला है, पाठक वर्ग है, उनको हमारे बारे में तो पता नहीं, तो वो हमारे बारे में जानकर करेंगे क्या? तो जीवनी जो होती है महापुरुषों की लिखी जाती है, या ऐसे विशेष लोगों की लिखी जाती है जिनको लोग जानना चाहते हैं, जिनसे समाज जो है जिनका परिचय पाना चाहते हैं, उन्हीं लोगों की जीवनी लिखी जाती है। तो देखिए, जीवनी के लिए जो अंग्रेजी के बायोग्राफी का प्रयोग किया जाता है, पर्याय है, मतलब इंग्लिश में जो जीवनी है उसके लिए बायोग्राफी शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहीं जीवनी में किसी चरित्र, नायक के अतिरिक्त बाह्य दोनों प्रकार की घटनाओं और गुणों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। जो जीवनी होती है उसमें जो नायक है, जिसके ऊपर जीवनी लिखी जा रही है, उसमें उसके आंतरिक और बाह्य, मतलब उसका जो भी चरित्र है, उसका आंतरिक और बाह्य दोनों का वर्णन होता है। और लिखा है, पाश्चात्य विद्वान शिल्पे जीवनी के संबंध में अपना मत देते हुए कहते हैं, जीवनी वह साहित्यिक विधा है जिसमें नायक के संपूर्ण जीवनी अथवा यथेष्ट भाग की चर्चा की गई हो। देखिए, जो शिल्पे हैं वो कह रहे हैं कि जीवनी में जो भी नायक है, जिसके ऊपर जीवनी लिखी जा रही है, उसका जो भी चरित्र है वह दिखावा करता है, या मतलब जो उसका आंतरिक भाव है, उसके भाव कैसे हैं, उसका जो समाज में वो कैसे व्यवहार करता है, उन सभी चीजों को जीवनी के अंतर्गत लिखा जाता है, उसकी चर्चा की जाती है। तो देखिए, हाँ, जीवनी किसी व्यक्ति विशेष के जीवन चरित्र का ऐतिहासिक अभिलेख है। जीवनी किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के जीवन चरित्र का अभिलेख है, तो दूसरी ओर वह साहित्यिक सौंदर्य के रूप में उनका प्रस्तुतिकरण भी है। जीवनी जहाँ की एक कह सकते हैं कि किसी के व्यक्तित्व को, किसी के व्यक्ति के बारे में जानने का एक आधार है, तो वहीं हम जीवनी के माध्यम से ही उस व्यक्ति के गुण, दोष, सभी चीजों को जान पाते हैं, और उसके बाद हम उस व्यक्ति के बारे में मतलब उसका एक अंदाजा लगा पाते हैं कि वो जो व्यक्ति रहा होगा वह कैसा रहा होगा। जैसे कि हम देखते हैं, जो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपना चरित्र लिखवाया करते थे, चरित्र गान लिखाया करते थे, जैसा कि हम हर्ष चरित्र देखते हैं, और बहुत सारे चरित्र हैं। जैसे कि हम रामचरितमानस पढ़ते, तो रामचरितमानस क्या है? राम जी की एक तरह से जीवनी ही तो है, लेकिन उसको काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है तुलसीदास के द्वारा। इसीलिए जो चरित्र था, जो पहले जीवनी को चरित्र के रूप में लिखा गया, उस प्रकार के हमें चरित्र देखने को मिलते हैं, और वह जीवनी ही हुआ करती थी। देखिए, जीवनी घटनाओं का अंकन नहीं वरन चित्रण है। जीवनी के अंदर घटनाओं को नहीं बताया जाता, उनका चित्रण किया जाता है, कि जब हम उन घटनाओं को पढ़े तो हमें
वह सारी जो इमेज है वो हमारे दिमाग में बननी चाहिए और उन सभी चीजों को जान करके हम उसके व्यक्तित्व के बारे में अच्छे से समझ सके, परिचय पा सके उस व्यक्ति के बारे में। तो जीवनी में ये सभी तत्व जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं। वह साहित्य की विधा है और इसमें साहित्य और काव्य के सभी गुण हैं। जितने गुण साहित्य में होने चाहिए, काव्य के अंतर्गत होने चाहिए, वह सारे गुण हमें इसमें भी देखने को मिलते हैं। वह मनुष्य के अंतर और बाह्य स्वरूप का कलात्मक निरूपण है। जीवनी में क्या होता है कि किसी व्यक्ति के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो उसका जो आंतरिक स्वरूप है और बाह्य स्वरूप, उसको हम अपने अनुसार उसको हम रचते हैं और उसको हम अपने अनुसार प्रस्तुत करते हैं अच्छे तरीके से, मतलब रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करते हैं, ताकि जो पाठक वर्ग है उसको पढ़कर समझ भी विकसित करे और उसको पढ़ने में आनंद भी आए। तो ये चीजें हमें जीवनी में देखने को मिलती है। देखिए, जिस किसी व्यक्ति का जीवन लिखा जा रहा है उसका वृतांत, तिथि, घटनाक्रम आदि की दृष्टि से परिपूर्ण होना आवश्यक है। जिस किसी की भी अगर हम जीवनी लिख रहे हैं तो उसका हमें ये तो पता ही होना चाहिए कि वो जन्मा कब, वह पैदा कब हुआ, उसकी मृत्यु कब हुई, उसके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटी, मतलब वह अपने जीवन में क्या क्या किया, उपलब्धियां क्या क्या प्राप्त की उसने, मतलब उसका घर परिवार संसार वो कैसा था, मतलब वो जो व्यक्ति था वह किन परिस्थितियों में रहता था, क्या काम करता था, क्या मतलब कहाँ पैदा हुआ, इन सभी चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। घर परिवार संस्था देश काल विविध प्रकार के कार्यकलाप आदि का विवरण भी इसमें समाविष्ट होता है। जीवनी में कल्पना का स्थान नहीं होता। जीवनी में क्या है, कल्पना नहीं, मतलब हम काल्पनिकता को नहीं जोड़ सकते कि ऐसा हुआ होगा तो इसने ऐसा किया होगा। जीवनी में कल्पना नहीं होता, यथार्थ होता है। बिल्कुल जो चीजें हुई है रियलिटी को ही दिखाया जाता है। जीवनी किसी क्षेत्र विशेष, साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, खेल आदि में विशेष योगदान करने वाले व्यक्ति के जीवन पर केंद्रित होती है। जीवनी जो होती है ये जो विशेष वर्ग के लोग हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन लोगों को ज्यादातर लोग जानते हैं या जो फेमस है उन्हीं लोगों के ऊपर जीवनी लिखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि लिखने का उद्देश्य है कि पाठक जो है उसको पढ़े। अगर हमारे या आम आदमी के ऊपर लिख दिया जाएगा जिसको कोई जानता नहीं है, तो उसकी जीवनी कौन पढ़ेगा, कौन इंटरेस्ट लेगा उसके बारे में जानने का। तो जो नेता होते हैं, जो कलाकार होते हैं, जिन्होंने मतलब अपने देश के लिए कुछ अच्छा काम किया होता है, तो उन्हीं के ऊपर जीवनी लिखी जाती है। जैसे कि हम गांधी जी की देखते हैं, जो उनकी आत्मकथा है, ये गांधी जी के ऊपर कई हमें जीवनियां देखने को मिलती है। वहीं प्रेमचंद की जीवनी हमें देखने को मिलती है जो शिवरानी देवी ने लिखी। मतलब हमें बहुत सारी जीवनियां जो है दूसरों के द्वारा देखने को मिलती है। इसमें वर्णन्य विषय के साथ ही साथ तथ्यपरक, तटस्थ और रोचक विवेचन होना आवश्यक है। इसमें जो बातें कही जा रही हैं उनका होना तो आवश्यक है, घटनाओं का होना आवश्यक ही है, लेकिन उन बातों को जो कहने का तरीका है, उन बातों को कहने का जो तरीका है वह स्पेशल होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, ताकि जो पाठक वर्ग है, जो पढ़ने वाला है, उसको इंटरेस्ट आए उन सभी चीजों को पढ़कर। तो जीवनी में हम देखते हैं कि जो पाठक वर्ग है वह अपने इंटरेस्ट को तलाशता है और इंटरेस्ट के अनुसार ही चीजों को जानना चाहता है। वहीं देखिए, प्राचीन हिंदी साहित्य में गोस्वामी गोकुलनाथ की 84 वैष्णवी की वार्ता। देखिए, जो सबसे प्राचीन जीवनी हमें मिलता है, देखिए इनकी मिलती है प्राचीन हिंदी साहित्य में गोस्वामी गोकुलनाथ की 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। ये जो है इनकी रचना का नाम है और इसके अंतर्गत जितने वैष्णवों की बात की जा रही है, उतने जितने भी वैष्णव है उनके जीवन के चरित्र को बताया गया है और इतने लोगों को इन्होंने मतलब संकलित करके एक पुस्तक का रूप दिया है। वही देखते हैं हम नाभा दास की जो भक्तमाल को प्रारंभिक जीवनियों का रूप में जाना जा सकता है। जो नाभा दास की भक्तमाल है उसको हम प्रारंभिक जीवनी के रूप में मान सकते हैं, किंतु वास्तव में जीवनी लेखन की परंपरा भारतेंदु युग से ही मानी जाती है। जैसा कि हिंदी साहित्य में गद्य विधा का आरंभ और जो नवजागरण है, जो इसका जो आरंभ है भारतेंदु युग से ही देखने को मिलता है। तो भारतेंदु युग में ही जीवनी विधा का भी प्रारंभ हमें देखने को मिलता है। वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित चरितावली, बादशाह दर्पण और उदय पुरोदय
उदय, पूर्वोदय और बूंदी का राजवंश जीवनियां हैं। स्वयं भारतेंदु ने खुद ही ये 3-4 जीवनियां लिखी हैं, जिनसे मतलब जीवनी जो ग्रंथ है उसको एक आधार मिला आधुनिक काल में, और इससे जो उस समय के समकालीन लेखक है प्रोत्साहित हुए और उन्होंने भी जीवनियां लिखनी प्रारंभ की। आधुनिक संतों और महाकाव्यों पर लिखित प्रमुख जीवनियों में राजेंद्र प्रसाद कृत चंपारण में महात्मा गांधी, देखिए जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर एक जीवनी लिखी है जिसका नाम है चंपारण में महात्मा गांधी, जो कि 1919 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, की गणना की जा सकती है। वहीं घनश्याम दास बिड़ला कृत बापू, घनश्याम दास बिड़ला ने बापू नाम की जीवनी लिखी है जो कि 1940 में प्रकाशित हुई है। वहीं सुशीला नायक की बापू के कारावास की कहानी 1949 में, और जैनेन्द्र की अकाल पुरुष गांधी 1968 ईस्वी, और हंसराज रहबर कृत योद्धा सन्यासी विवेकानंद, राष्ट्रीय नायक गुरु गोविंद सिंह, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की उत्तरयोगी श्री अरविंद 1972 में हमें देखने को मिलती है। वहीं अमृतलाल नागर की चैतन्य महाप्रभु 1975 में, ये सभी जीवनियां हैं जो कि आप जितने भी नाम सुन रहे होंगे आप कहीं ना कहीं उनसे जान पहचान होगी, मतलब आप उनके बारे में जानते होंगे, उन नामों को आप जानते होंगे, उन लोगों के बारे में आप जानते होंगे, इसीलिए इनके ऊपर जीवनियां लिखी गई। वहीं देखिए राजनीतिक जीवनियों में ममथनाथ गुप्त की चंद्रशेखर आजाद 1938 में, रामवृक्ष बेनुपुरी की जयप्रकाश नारायण 1951 ईस्वी, और बलराज मधोक की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1958 ईस्वी। वहीं डॉक्टर चंद्रशेखर की जीवन यात्रा, ज्ञानी जैल सिंह की जीवनी, गोपीनाथ दीक्षित की जवाहरलाल नेहरू 1937 ईस्वी आदि प्रकाशित हुई। ये सभी जो जीवनियां हैं, ये जो समय है, इन समय ये सभी जीवनियां प्रकाशित हुई, और आप देख सकते हैं कि जीवनी जो है वह कितनी मतलब विकसित हो रही है, और लोगों में इसका लिखने का जो क्रेज है, जो देख रहे हैं कि लोग कैसे मतलब अब जीवनी लिखने के लिए प्रभावित हो रहे हैं। देखिए भारतेंदु युग से जो चीजें शुरू हुई वह द्विवेदी युग में थोड़ी परिपक्व हुई, और उसके बाद और भी ज्यादा परिपक्वता को प्राप्त हुई। वहीं देखिए कि साहित्यिक जीवनियों में ब्रज रत्नदास कृत भारतेंदु हरिश्चंद्र 1948 ईस्वी, चंद्रशेखर शुक्ल की आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व 1963 ईस्वी, बाबू राधाकृष्ण दास की भारतेंदु बाबू का जीवन चरित 1940 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बाबू राधाकृष्ण दास 1913 ईस्वी, और शिवरानी देवी की प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी, अमृत राय की कलम का सिपाही 1962 ईस्वी। देखिए जो शिवरानी देवी है वह प्रेमचंद की पत्नी थी, तो उन्होंने प्रेमचंद को, जो प्रेमचंद घर में है वह किस रूप में रहते हैं, प्रेमचंद जब एक परिवार के सदस्य के रूप में रहते हैं तो वो किस रूप में रहते हैं, इस चीज को प्रस्तुत किया है। वहीं जो अमृत राय है, जो जिन्होंने प्रेमचंद के ऊपर ही कलम का सिपाही लिखा है 1962 में जो प्रकाशित हुआ है, वह प्रेमचंद के पुत्र हैं, तो ये हमें देखने को मिलता है। वहीं देखिए मदन गोपाल की कलम का मजदूर, जो मदन गोपाल कलम का मजदूर लिखा है, इन्होंने भी प्रेमचंद के समर्पित करके ये जीवनी लिखी है जो कि 1964 में प्रकाशित हुई है। और डॉक्टर राम विलास शर्मा की निराला की साहित्यिक साधना, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर के ऊपर जो लिखी गई है वह आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर ने जो लिखी है आवारा मसीहा, जो कि सतीश चंद्र के ऊपर लिखी गई जीवनी है, उनको आधार बना करके लिखी गई है, जो कि 1974 होगा, ये 1074 नहीं होगा, तो 1974 ईस्वी को प्रकाशित हुई है। वहीं शांति जोशी की सुमित्रा नंदन पंत और जीवन और साहित्यिक शिवसागर मिश्र कृत दिनकर एक सहज पुरुष, और शोभाकांत की बाबूजी, नागार्जुन की जीवनी 1951 ईस्वी आदि सामने आई। विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम ने नई पीढ़ी के प्रगतिशील
युवकों को बहुत प्रभावित किया है। विष्णु शर्मा ने अग्निसेतु 1976 ईस्वी नाम से उनकी एक प्रमाणित जीवनी प्रस्तुत की है। डॉक्टर तेज बहादुर चौधरी की मेरे बड़े भाई शमशेर जी 1995 ईस्वी की है। वहीं कमला सांकृत्यायन द्वारा लिखित राहुल जी की जीवनी मानव महापंडित 1995 ईस्वी। वहीं सुलोचना रांगे द्वारा लिखित रांगे राघव की जीवनी रांगे राघव एक अंतरंग परिचय 1997 ईस्वी की है। वहीं मदन मोहन ठाकुर द्वारा लिखित राजेंद्र यादव की जीवनी राजेंद्र यादव मार्फत मदन मोहन ठाकुर होगा ये मेरे ख्याल से ठाकुर 1999 ईस्वी। और बिंदु अग्रवाल द्वारा लिखित भारत भूषण अग्रवाल की संस्मरणात्मक जीवनी स्मृति के झरोखे 1999 ईस्वी। तो हम देख रहे हैं कि जो जीवनी है वह कैसे मतलब प्रगति करके लेखकों के ऊपर लिखी जा रही है, और जो राजनीतिज्ञ थे, जो जिन्होंने अपने देश के लिए हमारे देश के लिए लड़ाइयां लड़ी, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके ऊपर भी जीवनियां लिखी जा रही है। वहीं देखिए जो ज्ञानचंद्र जैन की संस्मरणात्मक जीवनी कथा शेष 1999 ईस्वी और महिमा मेहता की उत्सव पुरुष नरेश मेहता की 2003 ईस्वी की है। वहीं कुमुद नागर की बटवृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर की जीवनी है जो कि 2006 ईस्वी में प्रकाशित हुई। वहीं गायत्री कमलेश्वर मेरे हमसफर 2005 ईस्वी की है। डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र कल्पतरु की उत्सव लीलाराम कृष्ण परमहंस की जीवनी 2005 ईस्वी की है। वहीं देखिए कि नरेंद्र मेहता की मंटो जिंदा है 2012 ईस्वी की है। वहीं पुरुषोत्तम अग्रवाल कोलाज अशोक वाजपेयी 2012 ईस्वी, अखिलेश की मकबूल 2011 प्रमुख है। ये जितनी भी जीवनियां थी ये अक्सर नेट के एग्जाम में पूछी जाती हैं, और इनको जो विभिन्न प्रकार के बोर्ड हैं, जो विभिन्न प्रकार के कॉलेजेस हैं, उनमें इनको पढ़ाया जाता है और हर सेमेस्टर में मतलब हमें इनके बारे में जानना पड़ता है। तो देखिए अगर आप कॉलेज से हैं, अगर आप ओपन से ड्यू से पढ़ रहे हैं तो ये सभी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। वहीं देखिए जीवनी विधा मुख्यतः आधुनिक साहित्य की देन है। जीवनी विधा आधुनिक साहित्य की देन है। वहीं भारतेंदु युग से लेकर आज तक यह विधा निरंतर विकसित हो रही है। ये जीवनियां हमें प्रेरणा प्रदान करती हैं। राष्ट्र और समाज के विकास के लिए जीवनी परम साहित्य का भी योगदान उल्लेखनीय है। जो जीवनी है एक योगदान दे रही है अपनी, कैसे लोगों को प्रेरित करने के लिए कि जो महापुरुष बने वह कैसे महापुरुष बने, उन्होंने कितने संघर्ष किए, कितने मतलब चैलेंजेस को फेस किया, समाज में कितनी दुविधाओं को देखा, और वे उन सभी को पार पा करके ही वे महापुरुष के रूप में विकसित हुए या अपने आप को स्थापित किया है। तो इनसे हमें प्रेरणा भी देखने को मिलती है। वही देखिए जो जीवनी है, जीवनी विधा का विकास हमें किस युग में कैसे देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं। आधुनिक काल में जीवनी साहित्य का आरंभ हुआ। भारतेंदु युग में जीवनी, देखिए भारतेंदु युग में जो जीवनी है वह हमें किस रूप में देखने को मिलेगा। गद्य की अन्य विधाओं की भांति जीवनी साहित्य का श्री गणेश भी भारतेंदु युग में हुआ। इस युग में आते ही जीवनी ने प्राचीन रूप का परित्याग करके नवीन रूप धारण किया तथा जीवनी गद्य साहित्य को विधा के रूप में प्रतिष्ठित किया और राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में जीवनी लेखक का अवसर प्रदान किया। अनेक जीवनियां प्रकाश में आई जिनमें संत महात्मा, राजा, विदेशी शासक, नेता, देशभक्त, क्रांतिकारी, युवा तथा साहित्यकार का जीवन चरित्र प्रमुख रूप से उकेरा गया। विशेष लोगों के ऊपर ही जीवनियां लिखी जाती हैं, तो भारतेंदु युग में उन्हीं के ऊपर लिखी गई। वहीं प्रथम जीवनी साहित्य कौन सी है, तो सर्वप्रथम जीवनी साहित्य भारतेंदु कृत चरितावली है। उनके पश्चात भारद्वाज कृत हिंदी जीवनी साहित्य सिद्धांत और अध्ययन है तथा प्रथम जीवन लेखक डॉक्टर भगवान शरण भारद्वाज हैं। इस ग्रंथ में भारतेंदु ने स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तक लिखित सैकड़ों जीवनियों की सूची प्रस्तुत की गई है। साहित्यिक जीवनी कार्तिक प्रसाद खत्रे द्वारा लिखित मीराबाई का जीवन चरित्र सन 1893 ईस्वी की है। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र
जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र साहित्य की अन्य विधाओं के साथ जीवनी लेखन में अग्रसर रहे हैं। उनके द्वारा लिखी जीवनी चरितावली है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संक्षिप्त जीवन चरित्र लिखे हैं। उनके पाश्चात्य पंच पवित्रात्मा सन 1884 ईस्वी उल्लेखनीय है। इसमें मुस्लिम धर्माचार्यों महात्मा मुहम्मद अली, बीबी फातिमा तथा इमाम हुसैन की संक्षिप्त जीवनियां लिखी हैं। जो भारतेंदु हैं उन्होंने मतलब सभी वर्गों को ध्यान में रख करके जो उनके इष्ट हैं उन सभी के ऊपर भी जीवनियां लिखी और उन बहुचर्चित राजा और रानियों के ऊपर जीवनियां लिखी जो समकालीन समय में थे। जैसे कि उन्होंने ब्रिटिश शासन पे जो कुछ शासक थे उनके ऊपर भी जीवनियां लिखी हैं। वहीं देखिए छायावादी युग में जो जीवनी लेखन है वह किस रूप में हमें उभरता हुआ दिखता है। छायावाद युग में जीवनी साहित्य का विकास होने लगा। धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र के कर्मठ कार्यकर्ताओं की जीवनियां लिखी जाने लगी, जो प्रेरणा तथा उत्साहवर्धन प्रमाणित हुई। और ऐसी जीवनियों में प्रमुख जीवनियां निम्नलिखित है। जो छायावाद की प्रमुख जीवनियां हैं वह कौन सी हैं? स्वामी सत्यानंद की है श्रीमद दयानंद प्रकाश सन 1918 ईस्वी, शिव नारायण टंडन पंडित जवाहरलाल नेहरू सन 1937 ईस्वी, जगतपति चतुर्वेदी लाला लाजपत राय सन 1933 ईस्वी और श्री बजरेंद्र शंकर, श्री सुभाष बोस, सुभाष चंद्र बोस सन 1938 ईस्वी और मम्मथ नाथ गुप्त चंद्रशेखर आजाद सन 1938 ईस्वी और रामनाथ लाल सुमन मोतीलाल नेहरू सन 1979 ईस्वी। देखिए आप देख रहे होंगे कि छायावादी युग में जो जीवनियां लिखी गई वो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके ऊपर लिखी गई। ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं ये सारे के सारे ही फ्रीडम फाइटर थे, जो लाला लाजपत राय हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए और रामनाथ लाल, ये सभी जितने भी हैं ये सभी फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने हमारे देश को आजाद करवाने में बहुत मदद की है। वहीं देखिए घनश्याम दास बिरला ने बापू जो कि 1940 ईस्वी में अपनी जीवनी लिखी है वह भी इसी काल के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। वहीं कार्तिक प्रसाद खत्री, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, साहित्यिक जीवनी लेखकों में कार्तिक प्रसाद खत्री प्रथम जीवनी लेखक तथा इनके द्वारा लिखित मीराबाई का जीवन चरित सन 1893 ईस्वी प्रथम जीवनी है। कार्तिक प्रसाद खत्री की जो जीवनी है जो कि 1893 ईस्वी में इन्होंने लिखा है, इसको हम प्रथम जीवनी के रूप में मानते हैं। ये सफल जीवनी लेखक थे। जीवनी लेखन में इनका पदार्पण जीवनी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वहीं देखिए शिवनंदन सहाय ने किस प्रकार की जीवनियां लिखी हैं? शिवनंदन सहाय ने भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखा। इस जीवनी में भारतेंदु के जीवन की पूर्णता दृष्टिगोचर होती है। इसकी भाषा की सरसता एवं रोचकता ने इसे सफल जीवनी साहित्य का रूप प्रदान किया। शिवनंदन सहाय द्वारा लिखित दूसरी जीवनी गोस्वामी तुलसीदास सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह जीवनी 2 खंडों में विभक्त है। तो जो शिवनंदन सहाय ने तुलसीदास की जीवनी लिखी है उसको 2 खंडों में लिखा है और वह 1916 में प्रकाशित हमें दिखती है। बनारसी दास चतुर्वेदी ने कविरत्न सत्यनारायण की जीवनी सन 1926 ईस्वी में लिखा। यह जीवनी उल्लेखनीय है। इसका महत्व इसलिए और अधिक है क्योंकि इसमें एक साधारण व्यक्ति का जीवन चरित मानवीय रूप में प्रस्तुत किया गया है। जो एक साधारण व्यक्ति है उसको मानवीय रूप में, एक मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। एक जो मानव है उस रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इस जीवनी में हमें ये देखने को मिलता है। वहीं छायावाद के बाद की जो जीवनी लेखन है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? देखिए छायावादोत्तर युग की जीवनी और लेखक श्रीमती शिवरानी देवी, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, शिवरानी देवी जो है प्रेमचंद की पत्नी है और उन्होंने लिखा है प्रेमचंद का स्वर्गवास छायावाद युग में ही हो गया था। 1936 में हम देखते हैं जो उनकी अंतिम रचना है गोदान महाकाव्य है, जो कि गद्य का महाकाव्य है, वह उनकी अंतिम रचना। और देखते हैं कि उसके बाद जो 1936 के में ही मतलब प्रेमचंद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है।
शिवरानी देवी छायावादोत्तर युग की लेखिका हैं। उन्होंने प्रेमचंद घर में सन 1944 ईस्वी में प्रकाशित कराया, जिसमें प्रेमचंद का जीवन चरित्र वर्णन है। यह महत्वपूर्ण जीवनी है। इसकी शैली संस्मरणात्मक भाषा सरल, सहज एवं मनोरम है। वहीं देखिए स्वतंत्रोत्तर युग की जीवनी, स्वतंत्रता के युग की बाद की जो जीवनियां हैं वह कौन कौन सी है, तो चलिए इस पे भी देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी जीवनी लेखन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, इसीलिए इसे हिंदी जीवनी लेखन का चरमोत्कर्ष काल कहा जाता है। इस समय विश्वव्यापी वैज्ञानिक प्रगति हुई, मानव भौतिकतावादी दृष्टिकोण के कारण नैतिक मूल्यों का ह्रास होने लगा। जो लोग थे भौतिकवादी हो गए, मतलब संसार में इतने लिप्त हो गए कि वो अपनी मानवता को भूल करके मतलब अपने सभी मूल्यों को भूल गए कि उनका जो कुछ कर्तव्य है अपने पर्यावरण के प्रति भी, अपने समाज के प्रति भी, इन सभी चीजों को भूल करके अनैतिक हो गए। तो देखिए राष्ट्र के प्रति मानव का मोहभंग यातनापूर्व प्रतिक्रियाओं को जन्म देने लगा। मानव जीवन का कठोर यथार्थता से परिचय होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप युग के परिवेश में मानव जीवन पढ़ा जाने लगा तथा वस्तुपरक कलात्मक अभिव्यक्ति का जन्म हुआ। फलस्वरूप जीवनी लेखन कला का महत्व बढ़ने लगा तथा कला की दृष्टि से इस युग की जीवनियां अद्वितीय रूप ग्रहण कर गई। मतलब इस काल में हुआ ये कि जो त्रासदियां हुई, मोहभंग हुई, ये जो स्थिति हुई, इन सभी के कारण जो लोग थे उन्होंने जीवनी लिखना भी प्रारंभ किया और पढ़ना भी, जो पाठक वर्ग था उन्होंने जीवनी पढ़ना भी प्रारंभ किया। तो जो मोहभंग की स्थिति या राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उन सभी को आधार बना करके एक विशेष व्यक्ति को उसका नायक बना करके प्रस्तुत किया गया और जीवनी जो है मतलब पाठक वर्ग में बहुत ही ज्यादा विख्यात, चर्चित हो गई। इस युग में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय क्रांतिकारी तथा प्रसिद्ध साहित्यकारों की अनेक जीवनियां लिखी गई हैं। वहीं देखिए आध्यात्मिक जीवनी की बात करें तो पंडित ललिता प्रसाद, जैसा कि नाम से ही हमें लग रहा है कि ये पंडित जी हैं, तो इन्होंने धार्मिक, सामाजिक, संत महाकाव्यों की जीवनियां लिखी हैं, जिनमें सन 1947 ईस्वी में श्री हरि बाबा की जीवनी प्रमुख है। वहीं रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर ने, देखिए रंगनाथ रामचंद्र ने श्री अरविंद की जीवनी महायोगी लिखी। तो ये हमें प्रमुख जीवनियां देखने को मिलती हैं और इन्हीं को आधार बना करके जीवनी को हम समझते हैं। और ये जितनी भी प्रमुख जीवनियां थी ये सभी की सभी, अगर आप नेट जेआरएफ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी देना चाह रहे हैं तो जीवनियों को ज्यादा मतलब समझने की कोशिश करें। जीवनियों में उन्हीं लोगों का मतलब वर्णन किया गया है जो विशेष थे, जो महत्वपूर्ण थे, जिनको जनता जानती थी। उन्हीं लोगों के चरित्रों का वर्णन किया गया है और उनके आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों को दिखाने की कोशिश की गई है कि जो महापुरुष है वह अपने समाज में कैसा बर्ताव करता है और जब वह अपने घर में रहता है तो वह कैसा बर्ताव करता है, वह जब बोलता है तो वह क्या बोलता है, उसकी सोच कैसी है, इन सभी चीजों को दर्शाने की कोशिश की गई है। तो जीवनी का जो मुख्य उद्देश्य था वह यह था कि लोगों से परिचय कराना, आम जनता को उन महापुरुषों से परिचय कराना जिससे वे परिचित होना चाहते थे। जैसे कि स्वामी विवेकानंद के ऊपर जीवनी लिखी गई, जैसे कि हमने देखा गांधी जी की जीवनियां कई लोगों ने लिखी, तो उनके बारे में लोगों को चेताना। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पीडीएफ क्लास अच्छी लगी होगी और आप लोगों को काफी इससे इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो देखिए अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी अच्छे तरीके से लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और भी मतलब बहुत टाइम लगता है मुझे पीडीएफ बनाने में, चीजों को मैं ढूंढता हूँ कई जगह से, तब जाके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं और मैं आपके समक्ष पेश करता हूँ। तो आपके लिए अगर ये इंफॉर्मेटिव रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस आने वाले समय में ला सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।